हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। काफ़ी समय बाद हम आपके सामने आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, और उसमें हम लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना तक का कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कहानी और किस्सों के साथ हम आपको इतिहास पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, और इसी तरह कहानी कहानी में हम लोग को इतिहास पढ़ना है। तो आज हम उससे आगे की कहानी या उससे आगे का किस्सा जो कहिए हम शुरू करते हैं। तो अगला पॉइंट है सूरत फूट। क्या है कि 10th में आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हर घटना नहीं पढ़ना है। जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ कुछ चीज बीच में हमने अपने तरफ से आपको पढ़ाया है, वो बीच बीच में आता रहेगा। तो अगला है सूरत फूट। ये सूरत फूट नाम है, ये हुआ था 1907 में। याद कीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। वहां तक हम लोग पढ़े थे, और उसकी आगे की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें है अगला घटना सूरत फूट। सूरत फूट कब हुआ? तो 1907 में हुआ सूरत फूट। इसका नाम सूरत फूट कैसे पड़ गया, तो सुनिएगा अच्छे से। देखिए, कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन था। अधिवेशन का मतलब मीटिंग। प्रत्येक वर्ष एक बार भारत के किसी बड़े शहर में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होते थे और वहां मीटिंग करते थे और आगे की प्लानिंग करते थे। उसे हम लोग अधिवेशन कहते हैं। लगभग हर वर्ष यह अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। इस बार जो कांग्रेस की मीटिंग थी, अर्थात अधिवेशन था, वो सूरत में होना तय था। इसीलिए इसका नाम पड़ेगा सूरत फूट। तो कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन था। अभी क्या था कि 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादी मतलब शांत लोग, भिक्षावृत्ति वाले लोग, मांगने वाले लोग। कोई भी चीज लेना हो तो अंग्रेजों के पास भीख जैसे मांगने जाते थे। उसी में कुछ लोग थे जिनको यह पसंद नहीं था, और वो चाहते थे कि हम मांगे क्यों, हम लड़ेंगे, हम छीनेंगे। तो उनको गरम दल बोलते हैं या उग्रवादी बोलते हैं। और जो शांत लोग थे उन्हें उदारवादी बोलते हैं। तो उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद हो गया। अब मतभेद क्यों हो गया? एक तो काम करने के तरीके पर हो गया, और दूसरा उग्रवादी वाले चाहते थे कि हमारे जैसा कोई आदमी अध्यक्ष बने, जो लाला लाजपत राय को चुनना चाहते थे। और उदारवादी चाहते थे कि जैसे अध्यक्ष शांत टाइप के नेता बनते आए हैं वैसे ही नेता बने। तो अध्यक्ष पद को लेकर दोनों लोगों में, दोनों गुटों में विवाद हो गया, झड़प हो गया अच्छा खासा। और चूंकि ये झड़प सूरत में हुआ, और इसके बाद उदारवादी लोगों ने अपने तरफ से एक अध्यक्ष चुना जिनका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ये देखते हुए जो उग्रवादी थे, जो गरम दल के नेता थे, वो कांग्रेस को छोड़कर अलग हो गए। इस प्रकार कांग्रेस, जो एकता के लिए जानी जाती थी, इकट्ठा होकर लड़ती थी, अपने बातों को उठाती थी, वो दो भाग में बट गया। उदारवादी अलग नहीं हुए, उदारवादी कांग्रेस में ही रहे। लेकिन जो गरम दल थे, जो उग्रवादी थे, जो भीख मांगने में विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं नरम दल और गरम दल दोनों बट गया। बटना मतलब फूट पड़ना। और ये फूट कहां पड़ा? तो सूरत में। इसीलिए नाम है सूरत फूट। याद रहेगा, चूंकि यह घटना कहां हुई थी? सूरत अधिवेशन में। इसीलिए इस फूट का नाम है सूरत फूट। बताइए, सूरत फूट हुआ कब? 1907 में। सूरत फूट में हुआ क्या था? तो अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद हो गया था, और इसीलिए जो उग्रवादी थे, अर्थात जो गरम दल वाले लोग थे, वो कांग्रेस को छोड़कर बाहर चले गए और कांग्रेस में पड़ गई फूट। और ये फूट पड़ी सूरत में, इसीलिए इसका नाम है सूरत फूट। क्लियर? तो सूरत फूट कब हुआ? 1907 ईस्वी में। कहां? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद हो गया, कांग्रेस में फूट पड़ गई। नरम दल तथा गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गया, बट गया। इसीलिए कहते हैं सूरत फूट। अंत में अध्यक्ष कौन बने? तो रास बिहारी घोष। नरम दल के थे ये। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। तो आपको लगेगा कि गरम दल अलग जो हुआ, तो इसमें मेन नेता कौन थे? तो 3 नेता का नाम मेन आता है जो गरम दल के हुआ करते थे। ये 3 नेताओं को शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग लाल बाल पाल। कहते हैं लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, पंजाब के थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के थे, मराठी थे। और पाल, बिपिन चंद्रा पाल, ये बंगाल के थे।
ये 3 नेता मेन आदमी थे जो गरम दल के थे और ये लोग कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए। ठीक है, ये थी सूरत फोर्ट की घटना। अगली घटना जिसकी चर्चा आपकी किताब में नहीं है, 1908 किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास। लेकिन चूंकि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना पड़ेगा। बात यह था कि किंग्स फोर्ट जो नाम देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के जज थे। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है। मुजफ्फरपुर सब लोग जानते होंगे, लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां के जज थे किंग्स फोर्ट। और किंग्स फोर्ट के बारे में कहा जाता था कि ये इसने बच्चों को टारगेट किया है और जो छोटे छोटे बच्चे किसी चीज में शामिल होते थे, निर्दोष बच्चे, उनको भी इसने सजा दी है। उसके बाद जो 2 व्यक्ति का नाम आप इसमें पढ़िएगा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, दोनों मित्र हुआ करते थे। खुदीराम बोस बंगाल में जब एक जगह थे तो उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज लोग किसी को कुछ कह रहे हैं, कि मीटिंग चल रही थी, भीड़ भाड़ का इलाका था और कुछ लोगों को गाली दे रहे थे अंग्रेज। उसी बीच में एक लड़का था खुदीराम बोस, उसने अंग्रेज को एक मुक्का मारा और भाग गए। अच्छा, खुदीराम बोस के मन में यह कैसे आया? तो उनके मन में क्रांतिकारी विचारधाराएं चल रही थी। बचपन से उनको अपना देश आजाद चाहिए था और अंग्रेजों को वो अलग दृष्टि से देखते थे। बाद में उसको पकड़ा गया, खुदीराम बोस को सजाएं दी गई, लेकिन लोगों के कहने पर बच्चा समझकर उनको छोड़ दिया गया। बाद में जब खुदीराम बोस को पता चला कि मुजफ्फरपुर का एक जज है जो बच्चों को सजाएं देता है, तो उसने पूरा प्लानिंग किया कि हम उसको मारेंगे। किसको? तो किंग्स फोर्ट को, मुजफ्फरपुर के जज को। उसके लिए उनका साथी तैयार हुआ, प्रफुल्ल चाकी। दोनों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत इन्होंने रैकी की कि कब किंग्स फोर्ट गाड़ी से निकलता है, कब जाता है, और इन्होंने बम बनाया, खुद से बम बनाया और बम मारना था किंग्स फोर्ट पे। पूरी प्लानिंग हो गई थी। तो इन्होंने जब देखा कि किंग्स फोर्ट की गाड़ी निकली तो किंग्स फोर्ट की गाड़ी आगे थी और उनकी पत्नी की गाड़ी, गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी, वो पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में प्लान था बम फेंक कर मारने का। रास्ते में क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी अदला बदली हो गई। जो गाड़ी आगे आ रही थी किंग्स फोर्ट की, वो पीछे हो गई और उनकी पत्नी कैनेडी की जो गाड़ी थी वो आगे हो गई। खुदीराम बोस ने बम चलाया और बम पहली गाड़ी पर जाके सही निशाने पर लगा और उसमें बैठे हुए उनकी पत्नी और उसके साथ 2 और महिलाएं थी, उस दोनों की मृत्यु हो गई। इनको तो खुशी हुई कि हमने किंग्स फोर्ट को मार दिया। बाद में इन्होंने देखा पीछे वाली गाड़ी में किंग्स फोर्ट है, तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों वहां से भागना शुरू किए। पुलिस की छापेमारी चली और छापेमारी में जब ये ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, उसी बीच खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस बच सकते थे लेकिन पकड़े गए। और जब प्रफुल्ल चाकी को यह बात पता चला कि खुदीराम बोस गिरफ्तार हो चुका है, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट के सामने पेश किया गया, उससे जानकारी उगलवाने का प्रयास किया गया। खुदीराम बोस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। बाद में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई और खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की उम्र में हंसते हुए भगवत गीता हाथ में रखकर फांसी पर चढ़ गए। आज मुजफ्फरपुर जिले में एक उनके नाम पर स्टेशन है, खुदीराम बोस पूसा करके नाम है स्टेशन का। रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया उनके सम्मान में। और ये उस समय में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला लड़का था, जिसका नाम था खुदीराम बोस। क्लियर है? 1908 में। उस समय क्रांतिकारी घटनाएं कम होती थी, धीरे धीरे क्रांतिकारी घटनाओं का बोलबाला होगा आगे जाकर। तो ये थी खुदीराम बोस का फांसी चढ़ना और किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास करना। इसके बाद जो अगली घटना है वो पढ़ते हैं हम लोग, दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। मतलब हम लोग इंग्लैंड के गुलाम हो गए थे। हम लोग पे राज इंग्लैंड के राजा करते थे। राजा खुद नहीं यहां रहते थे, अपने जगह पर एक व्यक्ति को देते थे जिसे वाइसराय कहा जाता था। कभी कभी राजा हमारे यहां आते थे, तो कुल मिला के 3 बार आए थे और ये तीसरा है। तो जब जब राजा यहां पर आए तो हम लोगों ने दिल्ली में उनके लिए भव्य स्वागत का इंतजाम किया और उसे दिल्ली दरबार कहा जाता था। रानी विक्टोरिया भी आई थी। उसी प्रकार ये अंतिम दिल्ली दरबार है जो 12 दिसंबर 1911 को लगा। उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, उनके भव्य स्वागत के लिए बनवाया गया। जनगण मन अधिनायक के गान के साथ उनका स्वागत किया गया भारत में।
वो आए और दिल्ली दरबार में शामिल हुए। उस समय भारत के जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा इस नाम को, लॉर्ड हार्डिंग। जब दिल्ली दरबार शुरू हुआ तो जॉर्ज पंचम ने 3 बड़ी बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा थी जो था बंगाल विभाजन रद्द। देखिए ये घोषणा होगी 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द होगा 1912 में। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आप पढ़े होंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय के वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन फिर भी बंगाल का विभाजन हुआ। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब होगा? तो 1912 में। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। याद रहेगा, बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी बड़ी घटना थी, बड़ी घोषणा थी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं होकर दिल्ली होगी। घोषणा हुई 12 दिसंबर 1911 को, लागू होगा 1912 में। इसके बाद बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। वो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ऐसे बांटा गया था, वो रद्द कर दिया गया। तो बंगाल पूरा बंगाल रहा, लेकिन बंगाल में से बिहार को अलग कर दिया गया। मतलब बंगाल में आ गया अभी का पश्चिम बंगाल, असम का कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश, ये सब बंगाल रहा। और इधर जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब मिला के बिहार कहा गया और इसे बंगाल से अलग कर दिया गया। कब किया गया? तो 1912 में। याद रखिएगा ये डेट, सब खूब पूछेगा। 3 डेट याद रखना पड़ेगा। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1912 में। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब आई? 1912 में। और तीसरा, बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? तो 1912 में। यहीं पर हम ये 2 चीज पढ़ लेते हैं, पूछता रहता है। आगे जाकर बिहार को भी बांटा गया और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। पहले बंगाल था पूरा का पूरा और बंगाल से बिहार अलग हुआ। बाद में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। कब? तो 1936 में। याद रहेगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। एगो 1912 में, एक बार 1936 में। तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। अब बिहार कितना बड़ा बचा? तो बिहार में बिहार और झारखंड, ये दोनों मिला के बिहार कहते थे और उड़ीसा अलग था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड भी अलग कर दिया गया। ये डेट सबका सब आपको याद रखना पड़ेगा, आसान है, याद भी हो जाएगा। एक बार फिर कहते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1912 में। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। समझ गए? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कब हुई? 1912 में। और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1912 में। फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। इसके बाद की घटना है गदर पार्टी 1913। देखिए क्या था कि भारत जब लड़ रहा था अंग्रेजों से, तो जो भारत में लोग रह रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, लेकिन भारतीय लोग जो दूसरे देश में रह रहे थे वो भी प्रयास करते थे कि यहाँ जो लड़ रहे हैं इनको हम किसी न किसी तरह से मदद करें, चाहे पैसे से हो, हथियार से हो, ट्रेनिंग से हो, हम मदद करें। और दूसरे देश में भी संस्थाएं बन रही थी और उसी क्रम में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी की स्थापना होती है और उस पार्टी का नाम रखा जाता है गदर पार्टी। और यह घटना है 1913 की। याद रहेगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कहां हुई? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। संस्थापक कौन थे, मतलब इसकी स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकना। दोनों नाम याद रहेगा, लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकना। इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किया। गदर पार्टी याद रहेगा, इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम भी था गदर पत्रिका। उस पत्रिका में ये भारत में होने वाले अंग्रेजों द्वारा शोषण को लिखते थे और भारतीय को जागृत करते थे कि तुम भी आओ, गदर पार्टी में जुड़ो और भारत के लिए कुछ करो। और ये सब हो रहा था कहाँ? तो अमेरिका में। याद रहेगा, इस तरीके से बहुत कुछ हुआ। आप थोड़े से मतलब सीनियर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा। इंग्लैंड में बहुत सारे संगठन बने, जर्मनी में बने, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। अगला है 1914 की घटना। बड़ा अजीब घटना है ये नाम भी बड़ा अजीब लगेगा आपको, पहली बार सुन रहे होंगे तो। कामागाटा मारू प्रकरण, ये घटना का नाम है। ये घटना हुई 1914 में। ये कामागाटा मारू अजीब सा नाम है, चूंकि ये जापानी नाम है।
जापानी जहाज का नाम था कामागाटा मारू। वो जापानी जहाज भारत के ही गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया, जहाज को भाड़ा पर लिया। जहाज था जापानी, जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। और वो उसमें लगभग 376 लोग उस जहाज पर चढ़े और वो जहाज रवाना हो गई कनाडा के लिए। प्लान क्या था कि ये सब लोग कनाडा जाते, कनाडा में ये लोग ट्रेनिंग लेते और ट्रेनिंग लेके तब भारत वापस आते और अंग्रेजों से लड़ते। घटना है 1914 की, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही ये जहाज यहां से चला और कनाडा पहुंचने वाला था, तो जहाज के जाने में समय लगता है, बीच में शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। और आप अगर 9th में थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा कि 9th की हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध में सब देश लड़ रहा था, कनाडा कहीं नहीं था। अब ये जहाज कनाडा के बंदरगाह पे खड़ी होने वाली थी कि कनाडा की सरकार ने मना किया। कनाडा की सरकार ने इसलिए मना किया क्योंकि ये जो जहाज थे, इसके बारे में इंग्लैंड को पता था कि ये जहाज ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है और हमारे खिलाफ लड़ेगा। अगर कनाडा सरकार इसको उतरने देती तो इंग्लैंड कनाडा को अपना दुश्मन समझता और कनाडा भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल माना जाता। कनाडा सरकार ने डर के मारे इस जहाज को अपने बंदरगाह पर उतरने से मना कर दिया, कहा कि इस जहाज को हम अपने बंदरगाह पर नहीं लगने देंगे। इन्होंने इंतजार किया खड़ा होकर कि कभी कनाडा की सरकार का मन बदल जाए और हमें कहे आ जाइए। अंततोगत्वा जब लग गया कि कनाडा की सरकार कुछ नहीं सुनेगी, तब ये लोग वापस आए। और जब ये जहाज वापस आ रहा था, 376 लोगों के साथ ये कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर जहाज को लगाया गया, जहां पहले से इंतजार कर रहे थे अंग्रेज सैनिक। ये लोग जब आए, अंग्रेज सैनिक ने इस पर धावा बोला और दोनों में झड़प हुई। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे कूदकर भाग गए, बहुत लोग गिरफ्तार हुए। इन 376 लोगों में छत बिछत हो गए, या तो कुछ लोग मारे गए, नहीं तो कूदकर भाग गए, और नहीं तो वो पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए। इस घटना का नाम है कामागाटा मारू प्रकरण, जिसमें ये कामागाटू जापानी जहाज का नाम है, जिसे भाड़े पर लिया था गुरुदत्त सिंह ने। जा कहां रहे थे? तो कनाडा। याद रहेगा। हम लोगों ने 1914 तक की घटना पढ़ी है, ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू घटना पढ़ते रहेंगे और मतलब एक साथ हम लोग ये घटनाएं पढ़ते चलेंगे जहां हमारा लिंक चलता रहेगा। फिर कुछ जनजातीय आंदोलन हुआ, जो आदिवासी लोग थे, जंगलों में रहते थे, उनके आंदोलन का हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। और एक वीडियो जो नया बनेगा वो बनेगा कि उसमें हम लोग अलग अलग संस्था बनी, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, अभिनव भारत बना, आप सुनते होंगे आरएसएस बना, ऐसी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं कामागाटा मारू प्रकरण। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका नोट बना सकिए अच्छे से।